27वीं आईनी तरमीम क्या मंजूर हुई, आला अदलिया से इस्तीफे आने शुरू हो गए। ये एक फॉर्मल प्रोटेस्ट फ्रॉम विद इन दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट दी 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उन्होंने तो अपने रेजिग्नेशंस में बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया, इट इज़ एन अटैक ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सॉर्ट ऑफ पीसीओ है ना, विच हैज़ नॉट बिकम पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक म्यूजिकल चेयर होगी कामरान साहब। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि मेरे पास दो चॉइसेस हैं, एक तो ये है कि मैं इस निज़ाम के साथ चलूँ जो कि वो समझते हैं कि सही नहीं है, दूसरी ये है कि मैं घर चला जाऊँ, और उन्होंने फैसला किया कि मैं घर चला जाऊँ। जस्टिस मंसूर अली शाह को देखिए ना कि उनको चीफ जस्टिस बनने की टर्न उनकी थी, लेकिन नया कानून आ गया। जब एक ख़ास नुक्ता नज़र के तहत तरमीम आ जाए करें किसी एक बंदे के हवाले से, तो पर्सन स्पेसिफिक ही होती है ना, किसी को लाना हो या किसी को निकालना हो। वफाकी आईनी अदालत जो नई बनी है, इसमें जो जज आएगा वो 68 साल तक अपनी सर्विस जो है वो कैरी कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट एज 65 साल है। इसका मतलब तो बड़ा वाज़ेह है फिर कामरान साहब। तो जो हम बात कर रहे थे कि ये तरमीम जो है इतनी उजलत में क्यों है, वाई अनड्यू हेस्ट, अब सामने आ रही है ना बातें। ये वो बातें हैं जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने भी कही थी। जी ऐसा ही हुआ। ये वही बातें हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने एक ख़त के ज़रिए कही थी। जी हाँ, तो वो खदशात अपनी जगह मौजूद। आर्मी एक्ट 1952 भी और नेवल एक्ट और एयरफोर्स का एक्ट जो है, ये भी अकॉर्डिंगली इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उनको भी अमेंड कर लिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो पॉडकास्ट में मैं हूं मोहम्मद कामरान खान और मेरे साथ हैं राना कैसर साहब। नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीम क्या मंजूर हुई, आला अदलिया से इस्तीफे आने शुरू हो गए और ये 3 इस्तीफे हैं मेरे पास, उनकी कॉपीज़, जिसमें से एक जस्टिस अतहर मिनल्ला, एक सीनियर पुणे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह, और एक तीसरा जो इस्तीफ़ा है वो मेंबर हैं लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मखदूम अली ख़ान, उनके इस्तीफ़े आए हैं। और बुनियादी वजह उनकी ये है कि उन्होंने एहतजाजन ये इस्तीफ़े दिए हैं। और 27वीं तरमीम के नतीजे में ही आर्मी एक्ट 1952, नेवल एक्ट और एयरफोर्स एक्ट में भी तब्दीलियां जो हैं वो मंजूर करवा ली गई हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। राना साहब, पहले तो इस्तीफ़ों के ऊपर बात हो जाए। ऐसी क्या गुस्सा था, इतना क्या प्रोटेस्ट करना इन चीज़ों पर जो कि एक आईनी तरीके से अप्रूव हुई हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक फॉर्मल प्रोटेस्ट फ्रॉम विद इन दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट दी 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब क्या है, क्यों है, होना चाहिए था या नहीं, तो उन्होंने तो अपने रेजिग्नेशंस में बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया, इट इज़ एन अटैक ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जी, 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो जुडिशरी में जो इक़दाम अब होंगे उसके तहत, तो इन जज साहिबान का ख्याल है कि ये अदलिया की आज़ादी पे एक ज़रब है, और अदलिया की आज़ादी के हवाले से जो मराहल तय किए गए थे, तो इस तरमीम की वजह से वो सारा बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगा। यानी अकॉर्डिंग टू दीज जजेस द जुडिशरी विल नाउ बी सबसर्विएंट टू द एग्जीक्यूटिव। यानी ये अदलिया जो है वो इंतज़ामिया के ज़ेरे असर आ जाएगी, हुकूमत के, ऑफ कोर्स। ठीक है। अच्छा, वो क्यों ये कह रहे हैं? देखें कामरान साहब, हम पहले भी बात करते रहे हैं कि जजेस की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के हवाले से जब ये तरमीम आई तो उसकी जो रिपरकशंस थी उस पर डिस्कशन हुई, एनालिसिस हुआ, बहुत लोगों ने इस पर अपनी आरा दी। तो ऑन द फेस ऑफ इट तो ये बड़ा क्लियर है कि देखिए, माजी में जब भी व्हेन एवर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज हेल्ड इन अबेंस, तो क्या होता था, एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर आ जाया करता था और जजेस से कहा जाता था कि एक फ्रेश ओथ लें। बिल्कुल। जो नहीं लेते थे वो घर चले जाते थे। अब क्या है कि जजेस को ट्रांसफ़र की जाएगी, अगर उनकी मंशा के ख़िलाफ़ है तो वो नहीं जाना चाहेंगे तो दे विल बी कंसिडर्ड रिटायर्ड। ऐसे ही है, सॉर्ट ऑफ पीसीओ है ना, विच हैज़ नॉट बिकम पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राना साहब, वो कहा यह जा रहा है कि आप जो वफाकी आईनी अदालत बनाई गई है नई, ये तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी इसका जिक्र था कि ये अदालत बननी है, और वो कहा जा रहा है कि दुनिया के 80 से ज़ायद ममालिक में ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स इसी अंदाज में काम कर रही है। चलें, ठीक है, दुरुस्त है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की स्पिरिट चलें, कोई स्पिरिट तो सामने आई ना हमारे, अदरवाइज तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के हवाले से नाम है उसका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी जितनी है आपको पता है, पूरी कौम जानती है। एनीवेज, कि ठीक है, अगर ये प्रेसिडेंट्स हैं, ट्रेडिशंस हैं और ये फंक्शनल है ये तरीक़ाकार, तो ठीक है। लेकिन अब जो इसमें नुक्ता उठाया जा रहा है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ़ जस्टिस होंगे, यानी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, नॉट नेसेसरीली कि वो आईनी अदालत के भी सरबराह होंगे। ये एक म्यूज़िकल चेयर होगी कामरान साहब। अब
जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा जो है वो उसको दिया जाएगा जो दोनों अदालतों में से सीनियर चीफ जस्टिस होगा। ठीक है। दो अदालतों के चीफ जस्टिस तो अलग-अलग होंगे, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो ओहदा या इधर जाएगा या उधर जाएगा, सीनियर मोस्ट। म्यूजिकल चेयर होगी ना जी। हाँ जी बिल्कुल। इसके ऊपर तो रेजिस्टेंस कभी कोई सीनियर होगा, कभी कोई सीनियर होगा, जो सीनियर होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऐसे को ही- हेड करेगा। ऐसे ही है। ठीक है। बिल्कुल। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का हेड करेगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हो जाएगा जी बिल्कुल। इन सर्टेन केसेस। बिल्कुल तो बिल्कुल। आई मीन ये एक थोड़ा सा इसमें लग रहा है कि जैसे फिर इसको रिफाइन करने की ज़रूरत पेश आएगी कभी। बिल्कुल ठीक है। मैं अगर दो लाइनें पढ़ दूं, ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक जो इस्तीफ़ा अपना लिखा है उस वो 5 सफ़ात पर है, बड़ी डिटेल के साथ, आपने भी पढ़ा। उसकी एक दो लाइनें मैं पढ़ता हूँ। वो कहते हैं, इस नाजुक मोड़ पर मेरे सामने दो ही रास्ते हैं, या तो मैं एक ऐसे निज़ाम का हिस्सा बनकर रहूँ जो इस इदारे की ही बेखनी करता है जिसके तहफ़्फ़ुज़ का मैंने हलफ लिया था, या फिर मैं एहतजाजन उसके ख़िलाफ़ खड़े होकर ओहदे से दस्तबरदार हो जाऊँ। तो उनके पास दो चॉइसेस थी, ही ऑप्टेड फॉर वन, सुप्रीमेसी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उससे तो यही नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। वो कह रहे हैं कि मेरे पास दो चॉइसेस हैं, एक तो ये कि मैं इस निज़ाम के साथ चलूं जो कि वो समझते हैं कि सही नहीं है, दूसरी ये है कि मैं घर चला जाऊं, और उन्होंने फैसला किया कि मैं घर चला जाऊं। सिंपल सी बात है कामरान खान साहब। इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से हम सब जानते हैं कि बड़ा अच्छा एक उनका किरदार है जुडिशरी में, बड़ा नाम है उनका। इस वक्त जो उन्होंने ये बात की है ना कि मेरे पास दो चॉइसेस हैं, वो कहते हैं कि मैं इस निज़ाम के साथ नहीं चल सकता। उन्होंने उंगली उठाई है इलेक्टेड गवर्नमेंट पे और जुडिशरी पे भी। जाहिर है। ये तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है ही नहीं है बुनियादी तौर पे। ठीक। ही इज़ रेफरिंग टू द रिसेंट इलेक्शंस। वो फॉर्म 47 वाली बात है कि वो कह रहे हैं कि एक ऐसी अनरिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी तब्दीलियाँ ला रही है। ठीक है ठीक है। अच्छा राणा साहब, बड़ी दिलचस्प बात है, ये आपकी भी नॉलेज में है कि जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अतहर मिल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह, ये तीनों पार्टनर थे अपनी लॉ फॉर्म के, जजेस बनने से पहले तीनों पार्टनर थे। और फिर अब इस तरह के, यानी कि वो आ गए 26वीं आईनी तरमीम के बाद। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह को देखिए ना कि उनको चीफ जस्टिस बनने की टर्न उनकी थी, लेकिन नया कानून आ गया कि जी अब 3 जो सीनियर जज होंगे उनमें से किसी एक को बनाया तो जाए। ये तो चीज़ें बड़ी वाज़ेह है कामर साहब। या हम किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं या ख़ुद को बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि जब एक ख़ास नुक्ता नज़र के तहत तरमीम आ जाए करें किसी एक बंदे के हवाले से, तो पर्सन स्पेसिफिक ही होती है ना, किसी को लाना हो या किसी को निकालना हो। दोनों पहले जो बात आपने की उसका मतलब तो यही है ऐसे ही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ना बनाने के लिए वो तरमीम आई थी। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, ऐसे ही 26वीं और तरमीम। अब ये तरमीम आई कि कोई और ना बने। और किसी देखें ना, जजेस की सीनियरिटी लिस्ट तो सामने होती है, उनकी रिटायरमेंट एज का भी पता होता है, तो कैलकुलेट तो हो जाता है कि कौन कब रिटायर हो रहा है और उसके बाद किसका चांस है चीफ जस्टिस बनने का। बिल्कुल ऐसे ही है। और जबकि इसमें एक और भी चीज़ हुई है कि वफाकी आईनी अदालत जो नई बनी है, इसमें जो जज आएगा वो 68 साल तक अपनी सर्विस जो है वो कैरी कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट एज 65 साल है। इसका मतलब तो बड़ा वाज़ेह है फिर कामरान साहब। अब हो भी ये रहा है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हेड कर रहे थे, जो उनको कहा जा रहा है, गालिब इम्कान यही है कि उनका नोटिफिकेशन बस अब हुआ कि हुआ, और वो अभी नवंबर में रिटायर होने वाले हैं। 30 नवंबर को 30 नवंबर को उनकी 65 साल उम्र पूरी हो रही है और वो रिटायर होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले उनका नोटिफिकेशन हो जाएगा यहाँ के चीफ जस्टिस का, आईनी अदालत का, तो उनको 3 साल और मिल जाएंगे, 68 ईयर्स तक। बिल्कुल ठीक है। तो जो हम बात कर रहे थे कि ये तरमीम जो है इतनी उजलत में क्यों है, वाई अनड्यू हेस्ट, अब सामने आ रही है ना बातें। राणा साहब, एक और चीज़ है इसमें कि ये 2 जज साहिबान वो थे, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिल्ला, और एक तीसरे जज साहब थे जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर। इन तीनों ने ख़त लिखा था उसी वक्त इसके मंजूर होने से पहले, और चीफ जस्टिस को ये कहा था कि आप फौरी तौर पर फुल कोर्ट इजलास बुलाएं, और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। और उन्होंने कहा था कि जी इस प्रोसेस को रोका जाए, ये जो लेजिस्लेशन होने जा रही है, तरमीम होने जा रही है, इसको जब रोका जाए। उन्होंने कामरान साहब नहीं रोका और तरमीम पास हो गई तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। जी बिल्कुल ऐसा हुआ। जस्टिस अतहर मिल्ला ने भी कुछ ऐसी ही बात की थी। उन्होंने भी कहा था कि एक जुडिशल कॉन्फ्रेंस कॉल की जाए, ये जो हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, उन्होंने तो बड़ा क्लियर कहा। जी जी, ये रेजिग्नेशन उनका अनइलेक्टेड लोग जो हैं वो जुडिशरी पे असरअंदाज हो रहे हैं। ठीक, ये वो बातें हैं जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने भी कही थी। जी ऐसा ही हुआ है। ये वही बातें हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने एक ख़त के ज़रिए कही थी। जी हाँ। तो वो खदशात अपनी जगह मौजूद। और आज जस्टिस
अतर मिनल्ला ने कैटेगोरिकली कह दिया कि अनइलेक्टेड जो लोग हैं वो असरअंदाज हो रहे हैं अदलिया पर। तो राना साहब, अब व्हाट इज़ नेक्स्ट? मतलब देखा ही जाएगा कि बज़ाहिर तो देखिए ये तरमीम हुई है, आइनी तरीका जो होता है 2/3 अक्सरियत से, आर्टिकल 239 बड़ा क्लियर है कि जी पार्लियामेंटेरियंस को इख्तियार है वो कोई भी चीज़ टेक्निकली बिल्कुल ठीक है जी। देखिए, पार्लियामेंट वेदर यू एग्री और नॉट कि जी वो ड्यूली रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं, वो बात की बात है, लेकिन पार्लियामेंट है जी बिल्कुल। उसके ऊपर सवालिया निशान भी मौजूद है, लेकिन उसने ये पास कर दिया। जब उसने पास कर दिया तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। जब हिस्सा बन गया तो टेक्निकली तो बिल्कुल ठीक है, थ्योरेटिकली। अब प्रैक्टिकली देखें क्या है, अब इसके जो असरात होंगे, रिपरकशंस होंगे, वो कितने दूर रस होंगे, ये हमने देखना है और हमें नज़र आ रहा है। ये जो आप कह रहे हैं कि जी पार्लियामेंट पे क्वेश्चन मार्क है, ये वही फॉर्म 45 47 के तनाजुर में बिल्कुल है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और डेवलपमेंट हुई है राना साहब कि आर्मी एक्ट 1952 भी और नेवल एक्ट और एयरफोर्स का एक्ट जो है ये भी अकॉर्डिंगली इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उनको भी अमेंड कर लिया गया है। बिल्कुल, देखें आर्मी एक्ट जो है वो तो आइन के ताबे है। ठीक है। जब आपने आइन में एक तरमीम कर दी रिगार्डिंग दी अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जी, वो कौन होगा, ये बड़ा कैटेगोरिकल है। आज मैं टीवी चैनल्स देख रहा था, जब ये खबर चली तो ये कहा जा रहा है कि जी नया नोटिफिकेशन होगा और वो चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन होगा। देखें, इसके अंदर बड़ा कैटेगोरिकल लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट शैल ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कंकरेंटली द चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। अंग्रेजी आसान है, मुश्किल नहीं है, कामरान साहब समझने वाली बात है। ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिनकी मुद्दत मुलाजमत तय हो चुकी फॉर 5 ईयर्स। ठीक है। ठीक, और इसमें यह है कि जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा वो एट द सेम टाइम ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होगा। बिल्कुल ठीक। ऐसा नहीं है कि जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होगा वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा, नो। यहाँ ये है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होगी ठीक है। एंड कंकरेंटली ही विल बी चीफ The ऑफ Chief of Defence डिफेंस फोर्सेस, दैट्स इट। तो अभी तो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट ऑलरेडी इन प्लेस है, 2027 तक है, वो चल रहे हैं और बिल्कुल। वो ये As long करेंगे। as he is the army chief। लेकिन अगर ये जो नया ओहदा जो क्रिएट किया गया है इसमें, ये इस ओहदा amendment देखिए में क्रिएट किया गया कंकरेंट है, ये ऐसा नहीं है कि उस ओहदे की अलहदा से कोई मुद्दत होगी। उस ओहदे की मुद्दत जो है, जो ये देखिए, मैं तो सिंपल ये आइन जो आपके सामने है, जो ठीक है, amend हुआ है, आइन की लैंग्वेज बिल्कुल यही है। उसमें लिखा हुआ है कंकरेंटली अपॉइंटमेंट है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, जो कि कंकरेंटली चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे, कोई भाम नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं हो, ऐसा हो सकता है कि इसकी इंटरप्रिटेशन में जो आर्मी एक्ट है उसके अंदर आप चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जो मुद्दत है वो 5 साल मुकर्रर कर दें और उसका आई नोटिफिकेशन। डोंट नो व्हाई यू आर स्ट्रेसिंग दिस। सिंपल सी बात है, जब इसमें लिखा हुआ है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो भी है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होगा, जी, सिंपल, फुल स्टॉप। आपका मतलब है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की कोई मुद्दत नहीं है, सच कोई मुद्दत उसकी नहीं, वही मुद्दत है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की है। ओके। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर आप पहले जब आपने किया तो कह दिया जाता ना कि वो भी 5 साल के लिए होंगे जब अपॉइंट होंगे। ऐसा तो नहीं है, इसमें यह है कि कंकरेंटली हैं वो आर्मी चीफ, एज लॉन्ग एज समवन इज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है, ही विल बी द चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस एट द सेम टाइम। ठीक, जब आर्मी चीफ रिटायर होंगे, जो नया आएगा वो भी कंकरेंटली चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होगा। बिल्कुल ठीक हो गया जी। आइन में जो तरामीम होती हैं वो बेसिकली उसके बाद जो उनके मातहत क़वानीन बनते हैं वो भी उसी की स्प्रिट के मुताबिक होते हैं, उससे बाहर स्टेप आउट नहीं हो सकते। तो अब यह है कि इससे मुतालिक ये तरामीम भी मंजूर हो गई, इनसे मुतालिक जो क़वानीन हैं वो भी मंजूर हो गए। तो अब इसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है, उस अमल दरामद में नई अपॉइंटमेंट्स भी होंगी, नए हलफ भी होंगे और इस्तीफ़े भी आएंगे।